डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 4 इंग्लिश सब्जेक्ट का 10th क्लास का सेकंड टर्म एग्जाम पेपर। इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के दौरान देखेंगे और काफ़ी बच्चों की शिकायत है दूसरे चैनल्स की कि सर दूसरे चैनल्स पे जो है आंसर्स वो अलग बताए जा रहे हैं। तो अलग नहीं बताए जा रहे हैं बच्चों, वो गलत बताए जा रहे हैं। वो हाथी का पैर दिखा रहे हैं, यानी कि पूछा जा रहा है हाथी के बारे में और वो बता रहे हैं आपको घोड़े गधे के बारे में। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो चैनल्स आपको ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं और आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत कम आ सकते हैं। और आपके मॉडल पेपर से 80 टू 90% क्वेश्चंस आएंगे। सेट वन और सेट मतलब टर्म वन और टर्म टू के पेपर्स जो हमने सॉल्व किए हैं, इन सभी में से आपको 80 टू 90% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि इन सेट्स को अगर आप तैयार करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन आंसर सही तैयार करना नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे और फिर आप बोलोगे सर हमने पढ़ा तो था लेकिन जो है नंबर कम आ गए। तो वो नंबर कम नहीं आने चाहिए। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है कोल तार के ऊपर। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में इसके आंसर्स देने हैं। पहला जो पैसेज है इसको समझ लीजिए कि इसमें कोल तार जो है एक चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी चिपचिपा होता है कोल तार। यहाँ पे लिखा है ब्लैक होता है, काला और चिपचिपा होता है। और काफ़ी देर तक लोग इसे एक उपद्रव के रूप में समझते हैं। उपद्रव यानी कि जो है न्यूसेंस समझते हैं, बेकार समझते हैं, ठीक है। और इस तरह जो है ये जो पदार्थ जो है ये पाइपों में चिपक जाता है और जो है ये क्या करता है, ये उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसलिए गैस बनाने वाले जो है इसे धो करके और वॉश करके जो है इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके बाद में सम ऑफ इट वाज वॉश्ड। तो सम ऑफ इट वाज वॉश मतलब धो करके छुटकारा पाना चाहते हैं। और बट दिस एविल स्मेल न्यूसेंस हैज़ बीन फाउंड टू बी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऑफ रॉ मटेरियल इन द वर्ल्ड। और ये जो यह बदबूदार जो उपद्रव है ये दुनिया में सबसे उपयोगी कच्चे माल का एक स्रोत है, एक एक कच्चे माल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और इसको जो है फ्रॉम इट केमिस्ट इज एबल टू मेक ऑलमोस्ट एनीथिंग ही विशेज। और जो है केमिस्ट जो है बहुत कुछ अपने हिसाब से इसको बनाने में सक्षम है। वो दवाओं से लेकर के विस्फोटकों तक और रंगों से लेकर कीटनाशक तक सब कुछ जो है इसको इससे बना लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट जिसको कीटनाशक बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेड फ्रॉम कोल तार आर डाइज। मतलब कोल तार से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनती है, वो बनती हैं डाइयाँ। डाइयाँ जो आपका डाई होती है ना, डाई करते हैं वो। और मोर देन 900 डिफरेंट कोल तार डाइज आर इन कॉमन यूज़। यानी कि आपको सोच सकते हो कि 900 डिफरेंट कोल तार डाइज बन सकते हैं इससे। मैनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर मेड फ्रॉम कोल तार। और बहुत सारे महत्वपूर्ण दवाइयाँ जो है कोल तार से बनाई जाती है। कार्डो कार्बोलिक एसिड इज वन सच। यानी कि कार्बोलिक एसिड जो है उनमें से एक है। अनदर यूज बाई ए डेंटिस्ट व्हेन ही पुल्स आउट ए टूथ। जब एक टूथ दांत निकालता है तब जो है उस इसका उपयोग जो है दंत चिकित्सक द्वारा किया जाता है। ये मसूड़ों में नसों की को जो है निष्क्रिय कर देता है ताकि आपको दर्द महसूस ना हो, ठीक है। इस तरह से ये कोलतार जो है यूज़ किया जाता है। इसका यूजेस बताए हैं। अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। वाई वॉज कोलतार कंसिडर्ड as a nuisance? तो coal tar was considered as a nuisance as it blocked up the pipes so the gas makers and coke makers wash it out, ठीक है। ये अब हमने अभी अभी लाइन में पढ़ा था स्टार्टिंग में ही। what uses of coal tar are mentioned in the passage? तो chemist make medicine explosive dyes etc from the coal tar, ये पैसेज में दिया गया है। उसके बाद तीसरा जो है नेम मेडिसिन मेड फ्रॉम कोल तार मेंशन इन द पैसेज। तो कार्बोलिक एसिड जो है वो मेड होता है। उसके बाद में कंप्लीट करना है सेंटेंस को, कोल तार इज डैश एंड स्टिकी। तो ये आपको पहली लाइन में ही आपको मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डज डेंटिस्ट यूज द मेडिसिन दैट कम्स फ्रॉम द कोल तार? ए डेंटिस्ट यूज ए मेडिसिन मेड फ्रॉम कोल तार व्हेन ही पुल्स आउट द टूथ। इसलिए यूज़ करता है जब वो दांतों को उखाड़ता है। और क्या करता है इसमें और भी आप लाइन ऐड कर सकते हो। यहाँ पर लास्ट में लिखा है इट 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 डेडनेस द नर्व्स इन द गम्स सो दैट नो पेन इज फेल्ट। यानी कि वो डेडनेस कर देता है, सुन्न कर देता है
नर्व्स को, नसों को, ताकि कोई पेन महसूस ना हो। तो ये भी आप इस लाइन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक लाइन लिख दोगे तो भी आंसर आपका सही होगा। मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें डिसइंफेक्टेंट्स है और मटेरियल्स है, इन दोनों को आप यूज़ करके कोई भी दो वर्ड्स अपनी मर्जी से बना सकते हैं। हमने दो बना दिए हैं, आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोल टार जो है इसमें बताया गया है। उसके बाद में सेक्शन बी जो है राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। तो यहाँ पर जो है 8वां क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राइट करना है आपको एक लेटर को, ठीक है। यहाँ पर जो है एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रांची अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है बार बार ख़राब हो रही है, कट रही है, तो आपको अपने शहर के बिजली विभाग में जो है हिंदुस्तान टाइम्स को एक पत्र लिखना है जिसमें बिजली गुल होने की बार बार शिकायतों का जिक्र किया गया हो। संपादक को पत्र लिखना है। और ऑप्शन में है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। फ्रेंड को लेटर लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है उनको सक्सेस पे। तो इस तरह से दो पत्र हैं। तो चलिए पहला पत्र जो है आपका हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है, तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस के बाद में आपका जो है डेट आ जाएगा, और डेट के बाद में जिसको लेटर लिख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स रांची को, उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिख देंगे, और सब्जेक्ट के बाद में रिस्पेक्टेड सर करके आप अपने पैसेज को स्टार्ट करेंगे, यानी कि पैराग्राफ को स्टार्ट करके जो है आप जो है सब कुछ अपनी समस्याओं को बता देंगे। तो यहाँ पे है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड पेपर, यानी कि आपके सम्मानित पेपर के कॉलम के मध्य से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ टू द फैक्ट दैट देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। तो मैं आपके अधिकारियों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में अक्सर जो है बिजली गुल हो जाती है। इस बात की जानकारी इस क्षेत्र में लोगों ने बिजली विभाग को कर दी है, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकला, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये पहले पैसेज में समझा दोगे, और दूसरे पैराग्राफ में जो है लिख दोगे द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन कॉज ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया। यानी कि बार बार जो है क्षेत्र की बिजली गुल हो जाने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, ठीक है। और रात में जो है बिजली गुल होने से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, और पूर्ण अंधेरे में जो है चोर भी सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा आप आराम से समझा सकते हैं। होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर स्टेम्ड पेपर, तो द अथॉरिटीज मे रियलाइज आवर डिफिकल्टीज एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स इन दिस मैटर। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जो है पत्र में या अपने उसमें अखबार में जो है इसको ज़रूर छापेंगे, ताकि जो अधिकारी लोग हैं वो क्या हो जाए, वो हो जाए इसके लिए सचेत, और कुछ जो है अच्छा स्टेप जो है इस मैटर में वो उठा सकें, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख करके थैंकिंग यू सिंसियरली वगैरह लिख करके आप जो है कंप्लीट कर देंगे अपने आंसर को, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको ये पैसेज जो है लिखने होते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो आपको फ्रेंड को लिखना है लेटर, क्योंकि आपने अभी अभी मैंने बताया आपको कि आपको किसको लिखना है, फ्रेंड को। दो इसमें और ऑप्शन में है, तो आप कोई भी एक लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद करना है सारे, क्योंकि कौन सा कब आ जाए, किसको किससे रिप्लेस कर दे इतने सारे सेट्स में से, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेटर को देख लेते हैं। यहाँ पर और पार्ट का जो हम अनीश को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप पहले आप एड्रेस लिखेंगे अपना, ठीक है, डेट लिख देंगे। उसके बाद में डियर अनीश लिख करके आप जो है पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे, और बताएंगे उसको आपको किसके लिए बताना है, सचेत किस लिए करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और लेटर लिखते समय ये चीज़, यही बातें जो हैं एग्जामिनर देखता है कि आप जो लेटर लिख रहे हैं तो उस लेटर के हिसाब से आपने जो हमने पूछा, यानी एग्जामिनर ने जो पूछा है वो आपने जवाब दिया है या नहीं दिया है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आप किस तरह से एग्जामिनर को जो है खुश करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आई होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड इन द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि आप अच्छे स्वास्थ्य में होंगे, और आपका जो है मन भी जो है कैसा होगा, आपका मन जो है वो अच्छी स्थिति में होगा, ठीक है। इस तरह से लिख करके आप आगे बताते जाएंगे। मुझे ये जानकर बहुत आई एम वेरी हैप्पी। तो मुझे जानकर ये बहुत खुशी हुई कि आपने अपने वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में 95% अंक जो है प्राप्त किए हैं। आपने वास्तव में कड़ी मेहनत की है, और आप इस सफलता के पात्र हैं, ठीक है। मैं आप पर गर्व करता हूँ। मैं आपको परीक्षा में शानदार सफलता के लिए बधाई देता हूँ। अब आपका एक उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आप अपनी पसंद के किसी भी करियर में
आसानी से मुकाबला कर सकते हैं, यानी कि आप चूज़ कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल गेट स्कॉलरशिप, और मुझे यकीन है कि आपको जो है छात्रवृत्ति मिलेगी। 95% लिया है ना। व्हेन यू कम हेयर, और आप यहाँ पे कब आओगे, आपके आगमन पर आपकी सफलता का जश्न जो है हम मनाएंगे। यू ऑल योर फ्रेंड्स आर अर्जली वेटिंग फॉर योर अराइवल, आपके आने की प्रतीक्षा जो है आपके सभी दोस्त बेसब्री से कर रहे हैं। आपको पुनः बधाई, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगेन, और फिर प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कृपया अपने माता पिता को मेरा सम्मान दे, मेरा रिगार्ड्स दे, और आप फिर लास्ट में नाम लिख दोगे। इस तरह से लेटर आपका लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है राइट करना है एक पैराग्राफ माई बेस्ट फ्रेंड और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टीवी पे। तो सबसे पहले माई बेस्ट फ्रेंड पे हमने लिखा है। माई बेस्ट बेस्ट फ्रेंड को आप अच्छे तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो, आपके भी दोस्त हैं, उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। लेकिन लिखते समय बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका पैसेज जो है पूरी तरह से केवल उसी के बारे में हो। तो यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं, द वन इंडिविजुअल ऑन द प्लानट दैट विल गिव यू इक्विवेलेंट लव एंड डेडिकेशन लाइक योर पेरेंट्स इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि इस धरती पर जो है एक व्यक्ति ऐसा भी है जो अपने माता पिता के समान आपको प्यार और समर्पण देता है, वो है आपका सबसे अच्छा दोस्त। और मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो है वो मार्क है। यहाँ पे नाम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वी बोथ स्टडी इन सिमिलर स्कूल, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, हम एक ही पड़ोस में रहते हैं। और मेरे सबसे अच्छे दोस्त मार्क और मैं एक दूसरे को उन चीज़ों को करते हुए पसंद करते हैं जो अच्छा लगता है, और हम अपने जीवन को अपने तरीके से एंजॉय करके एक शानदार जोड़ी जो है बनाते हैं। मतलब हमारा जो जोड़ी है वो एक फैंटास्टिक जोड़ी है, ठीक है। उसके बाद में माय बेस्ट फ्रेंड इज़ द इंडिविजुअल ऑन whom आई कैन डिपेंड ऑन ऑल थ्रू माई लाइफ, और मेरा एक मार्क जो दोस्त है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त ऐसा व्यक्ति है जिस पर मैं जीवन भर निर्भर रह सकता हूँ। एट वाट एवर पॉइंट आई नीड सपोर्ट माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कंसिस्टेंटली देयर फॉर मी, और मेरे को जो भी कुछ पसंद हो यानी समर्थन की आवश्यकता हो, तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो है वो मेरे साथ खड़ा रहता है। हमारे साथ कई यादें जो हैं उससे जुड़ी हुई हैं, वो बन रही हैं, जुड़ी हुई हैं। हैव हैविंग ए बेस्ट फ्रेंड लाइक मार्क मेक्स माई लाइफ सिंपलर, मार्क जैसा अगर मेरा दोस्त हो तो मेरे जीवन जो है आसान हो जाता है। किसी भी कठिन परिस्थिति में हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं। मैं किसी भी बिंदु यानी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी मुद्दे पर मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा पूरा सपोर्ट करके समर्थन देता है। ही इज़ द हैप्पीएस्ट व्हेन आई अचीव समथिंग, और वो खुश होता है जब मैं कुछ हासिल करता हूँ। इसी तरह से आपको लिखना है, माई बेस्ट फ्रेंड इनकरेज मी टू इम्प्रूव एज एन इंडिविजुअल, और मेरा दोस्त सबसे अच्छा दोस्त मुझे मेरे व्यक्तित्व में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम जो है अपने सप्ताहों की योजना जो है बना करके एक साथ जो है उसको व्यतीत करते हैं, समय बिताते हैं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त वही व्यक्ति है जो मुझ में उत्साह भरता है। इस तरह से आप ये पूरा पैसेज जो है आप लिख देंगे, और इसको बाद में आप नेक्स्ट जो पैसेज हम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टीवी उसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको भी पता है कि टीवी जो है सबसे लोकप्रिय उपकरणों में से एक है, जिसका सभी जो प्रयोग करते हैं वो मनोरंजन के लिए करते हैं, और दुनिया भर में आजकल काफ़ी जो है टीवी जो है ये आम हो गया है सभी घरों में, यानी कि सभी घर में लगभग टेलीविज़न आपको देखने को मिलता है। और शुरुआत में हम देख सकते हैं कि कैसे एक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इन द बिगनिंग वी सी हाउ इट वाज रेफर टू द बॉक्स इडियट बॉक्स, तो यानी कि इसको शुरू में क्या है इडियट बॉक्स बोला जाता था, ठीक है, इस टीवी को। दिस वाज मोस्टली सो बिकॉज बैक इन दोज डे इट वाज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, लेकिन पिछले समय में जब इसको इडियट बॉक्स बोला जाता था तो उस समय केवल ये मनोरंजन का साधन था। इट डिड नॉट हैव दैट मैनी इंफॉर्मेटिव चैनल्स एज इट डज नाउ, और उस समय इतने चैनल्स नहीं थे जो इन्फॉर्मेशन दें, एजुकेशन दें। अब इसमें सब कुछ अवेलेबल है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, वाइल टेलीविज़न कम्स विद ए लॉट ऑफ बेनिफिट इस ऑल्सो हैव नेगेटिव साइड्स, यानी कि इसके साथ में जो टेलीविज़न के साथ में काफ़ी चीज़ें जो है अच्छी आती हैं, लेकिन इसकी कुछ नकारात्मक बातें भी हैं, और इसकी बातें जो है हमें बतानी होगी, क्योंकि हमारे को टेलीविज़न की जो है नकारात्मक बातें बतानी है। फर्स्टली वी सॉ टेलीविज़न इज़ एयरिंग इन inappropriate content which promotes all types of social evils like violence,
ईव टीजिंग एंड मोर। तो जो है आप देखेंगे कि आप कह सकते हैं कि जो टेलीविज़न है ना, इसमें हम देखते हैं कि इसमें अनुचित सामग्री का प्रसार भी किया जाता है, जो सामाजिक बुराइयों जैसे हिंसा, छेड़खानी आदि को बहुत ही बुरी तरह से बढ़ावा देता है। ये दूसरी बात अब हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक है, क्योंकि इसके सामने बहुत ज़्यादा समय तक जो है व्यक्ति जो है समय बिताता है। तो इस तरह से ये पूरा पैसेज जो आप लिखोगे तो समझा दोगे। मैंने एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ आपको समझाया, इसी तरह से ये पैराग्राफ लिखे हैं, आप आसानी से समझ सकते हो। सिंपल लैंग्वेज है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। राइट अ पैराग्राफ ऑन योर विजिट टू ए बुक फेयर। आप किसी बुक फेयर में गए हैं और आपको जो है क्या करना है, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिख करके बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी है इसमें। तो यहाँ पे जो हमने बुक फेयर के बारे में लिखा है, और ये चीज़ जो जब भी आप कोई बुक फेयर लिखो या कुछ भी लिखो तो देखो, बार बार मैं हमेशा वही चीज़ बताता हूँ किसी पैसेज को पढ़ाने से पहले या बताने से पहले, कि आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जब आपको दी जाती है तो उस इन्फॉर्मेशन को सही से लास्ट मंथ आई, मतलब सही से डिस्क्राइब करो। लास्ट मंथ आई विजिटेड ए बुक फेयर। पिछले महीने मैंने एक बुक फेयर अटेंड की, ठीक है। इट वाज हेल्ड एट प्रगति मैदान, और इसको प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में आप और लिख सकते हो यहाँ पर, इट वाज अरेंज्ड बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका आयोजन जो है वो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। मैं अपने दोस्तों के साथ इस फेयर में गया था, और विभिन्न प्रकार के प्रकाशन से संबंधित पुस्तकों के स्टॉल थे। उनको अलग अलग स्टॉल देखकर मैं प्रसन्न हो गया। स्थानीय प्रशासन, राष्ट्र के प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासक सब वहाँ पे थे। द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव कवरेज देयर। और जो है पूरी दुनिया से देश के अलग अलग हिस्से से लोग वहाँ जमे हुए थे। और स्टॉलों में बच्चों की किताबें थी, वस्तु की किताबें थी, भाषा और साहित्य की किताबें थी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किताबें थी, कानून की, प्रबंध की, चिकित्सा की, सब चीज़ों की किताबें जो है प्रदर्शित की गई थी। और पुस्तक मेले में सबसे बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं और बच्चे शामिल हुए थे। इस तरह से जो है मैं पूरा पैसेज जो है आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, द बुक फेयर अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, एवरी स्टॉल वाज इम्प्रेसिव। मतलब आप कह सकते हैं कि हर स्टॉल जो है प्रभावशाली था, बैठने की अच्छी व्यवस्था थी। हमें सबसे ज़्यादा जो है इसने सबसे ज़्यादा हमें आकर्षित किया, सिटिंग अरेंजमेंट ने। और आई परचेज ए नंबर ऑफ बुक्स फॉर माय जनरल रीडिंग। मैंने अपनी सामान्य जानकारी और सामान्य रूप से पढ़ने के लिए कुछ किताबें जो है खरीदी। स्टॉलों के चारों ओर घूमने के बाद हमने काफ़ी पी, और घड़ी में 7 बजते ही मैं वापस घर चला आया। मेले की यात्रा बहुत ही फलदायी और आनंदमय रही। मेरा विचार है कि जनता को पढ़ने के लाभ के लिए अधिक से अधिक पुस्तक मेलों का आयोजन जो है करना चाहिए। इस तरह से हमने जो है ये लिख दिया पैराग्राफ। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में है ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी मेंबर हैज़ टू वोट। उसके बाद में आपका आ जाएगा ही डैश कुकिंग इन द लेजर टाइम, तो इंजॉयज कुकिंग। और यहाँ पे आ जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नोट वॉक, ठीक है, कैन नोट वॉक आएगा इस। अगला जो क्वेश्चन है, रीड करना एक्सट्रैक्ट आपके बुक में से है। इस एक्सट्रैक्ट को रीड करने के बाद में जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पहला है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका ट्रीज से, द ट्रीज से। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका पार्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पर द है हु हैज़ रिटन दिस लाइन। तो इस लाइन को लिखने वाले कौन हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पैसेज पूछे तो आप सबसे पहले ये ध्यान रख लेना कि इसमें कौन सी, मतलब कौन से राइटर और कौन से पोएम से ये चीज़ें ली गई हैं। तभी जाके जो है आप आसानी से पूरी रूप से इसके आंसर्स को दे पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप नेक्स्ट जो है इसमें एड्रियन रिच, तो रिच जो है ये इसके लाइंस के लेखक हैं। और वाई डू द रूट्स वर्क, तो यहाँ पे पूछा गया जड़ें क्यों काम करती है, तो द रूट्स वर्क ऑल नाइट so that they can free themselves from the walls put around them by humans। तो रात भर इसलिए काम करती हैं कि वो खुद को मुक्त कर सकें, जो मनुष्य के आसपास में जो वॉल्स बनाई गई हैं उसके उससे, ठीक है। इसमें हम इसे कविता के हिसाब से जो है आंसर देंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है रीड
द गिवन पैसेज एंड आंसर करना है फिर से। तो यहाँ पे पहला पूछा गया है फ्रॉम वेयर डज कावेरी ऑब्टेन्ड इट्स वाटर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कावेरी कहाँ से अपना जो है पानी प्राप्त करती है, कहाँ से मिलता है उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कोच। तो यहाँ पे वो जंगलों से और वहाँ के पहाड़ियों से जो है प्राप्त करती है। उसके बाद में ट्रू एंड फॉल्स बताना है। महावीर इज ए स्मॉल फिश। तो यहाँ पे सॉरी, महासीर इज ए स्मॉल फिश, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद व्हाट डज अबाउंड मीन, अबाउंड मतलब होता है लार्ज, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है वन वर्ड में आंसर। उसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है, मेंशन एनी थ्री थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल डोंट। यानी कि आपको ऐसे तीन कार्यों का उल्लेख करना है जो मनुष्य तो करते हैं पर पशु नहीं करते। तो यहाँ पर जो एनिमल्स डू नॉट क्राई एंड कंप्लेन ओवर द कंडीशन, यानी कि जानवर रोते नहीं हैं और अपनी परिस्थितियों की शिकायत नहीं करते, ठीक है। और दे डू नॉट कमिट साइंस एंड देयर फोर डू नॉट वाइप फॉर देम। यानी कि जो है वो जो है क्या नहीं करते, अ, वो पाप नहीं करते और इसीलिए वो रोते भी नहीं है। उसके बाद में पूछते भी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है दे आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड क्रिएचर एंड हैव नो डिज़ायर टू पोजेस मटेरियल थिंग्स। यानी कि वे बहुत ही संतुष्ट प्राणी हैं और भौतिक चीज़ों को रखने की कोई उनकी इच्छा नहीं होती या प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। मनुष्य जो है इसके विपरीत हैं, हर समय शिकायत करते हैं, सभी प्रकार के पाप करते हैं और चीज़ों के मालिक होने का पागलपन जो है उनको लगी रहती है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा कंप्लीट। 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। यानी कि आप बताइए कि एक वैज्ञानिक के रूप में आप ग्रिफिन का जो है अवकलन, एसेस मतलब अवकलन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आफ्टर प्रीपेड एक्सपेरिमेंट रिपीटेड एक्सपेरिमेंट ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड हाउ टू make the human body transparent. This was a big achievement. However, the misuse his discovery for personal gains and for hurting others. Thus, how the truth he can be termed as a brilliant scientist, he was not a noble one. मतलब हम कह सकते हैं कि बार बार उसने प्रयोग करके मानव शरीर को पारदर्शी, यानी कि जो है पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार देखा जाए मतलब आदमी नहीं दिखाई दे, बनाने का जो है उसने तरीका खोज निकाला। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि उसने इसका जो उपयोग है वह व्यक्तिगत लाभ के लिए और दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो वैज्ञानिक रूप में तो शानदार व्यक्ति था, लेकिन महान जो है नोबल इंसान नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। अब इसके बाद में 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चंस आ गए। अब यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा गया, हॉरेस डेनपी वाज ए मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही प्लॉटेड वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई। ये आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है इसका आंसर आपको बताना है। और इसको जब आप आंसर जब भी बताएंगे, कोई भी आंसर आप जब भी बताएं, देखिए तो उसका क्या है बताने का तरीका मैं आपको हर बार बताता हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आंसर आप नहीं देंगे तो आपका जो है आंसर को गलत माना जाएगा, और गलत माना जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर आपके कटेंगे, और नंबर कटे तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत जो आपने की थी इतनी, वो सारी खराब हो जानी। तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी। तो यहाँ पर जो है पूछा क्या गया है, हॉरेस डेनबी जो है एक सावधानी पूर्वक जो है योजनाकार था और फिर भी वह लड़खड़ा गया। वहाँ उससे क्या गलती हुई और क्या हुआ ये आपको बताना है। तो हॉरेस डेनबी जो है वाज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सक्सेस इन द अटेम्प्ट ऑफ अटीलिंग द सेफ ऑफ शॉर्ट ओवर गैरेज, ठीक है। तो हैंड डेनबी जो है ना शॉर्ट शॉर्ट ओवर गैरेज में जो है तिजोरी को खाने को जो है अपनी सफलता में खोलने में जो है असफलता उसको मिला, ठीक है ना। क्या मिला उसको, असफलता, सफलता मतलब सॉरी, सफलता मिली, लेकिन वो उसको वो अस्वस्थ था कि यहाँ उसको सफलता के बारे में वो अस्वस्थ था कि ये सफलता मिल जाएगी। ही वाज सो सर्टेन दैट दिस ईयर्स रोबरी वाज गोइंग टू बी ए सक्सेसफुल। यानी कि वो इस बार ये निश्चित था कि इस वर्ष जो उसकी डकैती है सभी तरह से जो है सफल होने वाली थी। वह महत्वपूर्ण विवरणों में चूक गया, जो उसको जो चीज़ चाहिए थी ना, इंपॉर्टेंट चीज़ थी रॉबरी के लिए, उन्हीं में वो
चूक गया। ही फेल्ड टू गेट एनफ इंफॉर्मेशन अबाउट रियल ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस, यानी कि उसने जो है वह वह जो है आप घर के जो वास्तविक रहने वाले जो उसमें आदि लोग थे उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन उसको सही चाहिए था उसको जुटाने में वो विफल रहा, इसीलिए ये सब जो है उसके साथ हुआ। उसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। ये क्वेश्चन भी आपको बार बार मैं करा चुका हूँ। तो भोली के शिक्षक ने उसका जो है प्रोवाइडेड हर मच नीडेड सिंपैथी, काइंडनेस एंड अटेंशन एंड लव। तो भोली के टीचर ने जो है उसको सहानुभूति, दया और ध्यान सब कुछ दिया। उन्होंने भोली को प्रोत्साहित और समर्थन भी किया। उससे ने जो है भोली की क्षमताओं पर पूरा उसको भरोसा था और भोली में उसने अपने विश्वास के साथ में उसके आत्मविश्वास को जो है जगाने का प्रयास किया और उसकी मदद की, है ना। उसने धीरे धीरे जो है उससे हकलाने में छुटकारा भी दिला दिया, ठीक है। उसके हकलाने की जो आदत पड़ गई थी ना उसकी बचपन से, जब वो 5 साल लेट बोली थी तो उसे भी उसने अपनी ही हीन भावना और कमजोरियों को दूर करने में एक बहुत ही कड़ी मेहनत की। उसकी जो ये सब भावनाएं थी, हीन भावनाएं और वीकनेस थी, उसको दूर करने में कड़ी मेहनत की। और जो है वह एक आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी लड़की बन गई जो सामाजिक बुराइयों के साथ में जो है लड़ सकती थी, ठीक है। इस तरह से हम टीचर ने जो उसकी मदद की। उसके बाद 18 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोल लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। तो आप कैसे बता सकते हैं। तो यस, ब्रेड इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोल लाइफ, क्योंकि जो है गोवा गोवा यहाँ पे आपका जो है ना ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। गोवा होना चाहिए था वैसे। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है यस, ब्रेड इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा एंड लाइफ, मतलब कि गोवा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। गोवा के ब्रेड इज़ एसेंशियल फॉर एवरी सेलिब्रेशन इन गोवा हाउसेज। तो जो गोवा हाउसेज में ना ब्रेड जो है ये एक महत्वपूर्ण या ज़रूरी हिस्सा था गोवा के घरों में। और पुर्तगालियों ने जो है सदियों तक गोवा पर शासन किया और रोटी बनाने की कला उनके द्वारा ही ये विरासत में मिली थी, ठीक है। और इट इज़ और भी हम लिख सकते हैं कि गांव में बेकरी की भट्टी होना भी बेहद ज़रूरी था। और वहाँ पे हर शादी त्यौहार में जो है ये ब्रेड को उसके बिना जो है शादी त्यौहार को भी पूरा नहीं माना जाता था। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 19वां अंतिम प्रश्न, उसकी बात करें तो अंतिम प्रश्न में जो है आपसे पूछा गया है उसकी बात करते हैं। इसमें बोला गया, हाउ डिड वाली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी और वाज इट इजी फॉर हर। तो बाली ने अपनी पहली बस यात्रा के लिए जो है उसने कैसे जो है पैसे बचाए और वो कितना आसान था उसके लिए। तो वाली केयरफुली प्लान फॉर हर फर्स्ट जर्नी बस जर्नी। तो उसने अपनी बहुत ही सावधानी से जो है पहली बस यात्रा के लिए योजना बनाई। और सी मेड पेन स्टॉकिंग एफर्ट टू सेव द मनी, और उसने न पैसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। और सी केयरफुली सेव्ड एवरी पेनी दैट सी गॉट, उसने ध्यान से एक एक पैसा बचाया जो उसको मिला। और सी रेजिस्ट एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एटसेट्रा। तो उसने जो भी खिलौने, गुब्बारे आदि खरीदने के प्रलोभन का जो है बिल्कुल भी त्याग कर दिया था। फाइनली सी कुड सेव ए टोटल ऑफ 60 पैसे। तो उसने लास्ट में, अंत में जो है कुल 60 पैसे वो बचा पाई। उसने क्या क्या त्याग किया, पेपरमिंट्स नहीं खरीदे, टॉयज़ नहीं खरीदे, बलून्स नहीं खरीदे। तो ये जो है इजी नहीं था। व्हाट इज़ इजी फॉर व्हाट। तो ये इजी नहीं था, लेकिन उसने ये सब चीज़ की और उसने जो है पैसे बचाए। तो इस तरह से जो है ये आपका सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन देखा आपने। और इसी तरह से आपका सेट नंबर 5 भी जल्द ही आने वाला है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और जो भी आंसर्स लिखें बिल्कुल सही लिखें। छोटा आंसर लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर्स को उसी के अकॉर्डिंग लिखें जो उसमें पूछा जा रहा है। उसके अलावा आप एक दो लाइन अपनी मर्जी से इनमें ऐड कर सकते हैं। इनको और सेटिस्फाई करने के लिए आप अपनी मर्जी से भी एक दो लाइन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और आपके जो है मार्क्स अच्छे आएंगे अगर आप पढ़ रहे हैं ढंग से और ध्यान से। और उन चैनलों को फॉलो मत करिए जो आपको गलत बता रहे हैं और गलत आंसर्स दे रहे हैं। आशा करूंगा इस वीडियो से आप लोग संतुष्ट होंगे और अपने शेयर कर दिया होगा। दोस्तों के साथ बने रहिए और पूरी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितने भी आपके सॉल्यूशंस बनाए गए हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट के अंदर देखिए, सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ बोल दें कि कमेंट करें ताकि हम आपके सॉल्यूशंस जल्द से जल्द बना पाएँ।